नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत अधीरता से इस स्ट्रीम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बिल्कुल चलिए अब हम फर्स्ट फेज़ के चुनाव के बारे में हमारे 2 अत्यंत अनुभवी विशेषज्ञों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं ओंकार जी और अभिषेक जी। अभिषेक जी बहुत परेशान हैं, उनको लग रहा है कि बिहार उनके हाथ से चला गया है, लेकिन मैं उनको सांत्वना दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। नवादा में 2019 से केवल अभी तक जो 7 बजे का आंकड़ा आया था, केवल 6% की कमी है और आपको तो पता है बिहार में बहुत आराम से काउंटिंग होती है। मैं एक बार वहाँ गया था, 2 बार गया जबकि, तो मैंने देखा जब पूरा देश जो है वो काउंटिंग कर चुका था, तब तक हमारे लोग काउंटिंग कर रहे थे, आराम से। तो इसलिए चिंता ना करें। क्यों अभिषेक जी? अभिषेक जी हाँ। लो टर्नआउट को लेके बिहार में बहुत चिंतित हैं, लेकिन इतनी चिंता की भी बात नहीं है। लो टर्नआउट का हम नहीं, ओवरऑल नहीं, बात करेंगे। वो हम बात करेंगे सर। देखिए सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। संजय सर को प्रणाम, ओंकार सर को प्रणाम। देखिए, इंपॉर्टेंट लो टर्नआउट नहीं है सर मेरे लिए। अगर ये पैटर्न, ये माइंडसेट आपके कैडर का 400 पार को लेकर के है, तो मैं लिख के देता हूं, ये 400 पार वाला वोटिंग तो नहीं। पहली चीज, हुँ, ऐसे ग्राउंड वर्क होता नहीं है। सुबह से मुझे जो जमुई के अपडेट मिले, जिस प्रकार से एनडीए के वोटर्स के वो डराया धमकाया गया, ये कमाल का फासिस्ट है मोदी। मतलब बिहार में एनडीए सरकार, देश में एनडीए सरकार, और एनडीए के वोटर को बिहार में डराया जा रहा है, बुजुर्ग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है जमुई में, और डेमोक्रेसी कौन बचा रहा है? राजद वाले बचा रहे हैं। और फासिस्ट कौन है? नरेंद्र मोदी है। और आपका कैडर का है, वो ट्विटर पे मस्त लिख रहा है, अब की बार 400 पार, मोदी का परिवार। पहली चीज। जी। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में और टर्नआउट के बारे में तो चूंकि आप बता ही देंगे, वैसे आंकड़े तो मैं आप। आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट सुन लीजिए। आपके जो 4 गई हैं, वो 2019 और 2024 दोनों का बता देता हूँ। औरंगाबाद 2019 53.67 और 7 बजे तक का जो आंकड़ा अभी आया है, वो 2024 में है 51.56। तो ये ब्रिज हो जाएगा, ये बराबर या ऊपर चला जाएगा। गया है 56.18 और 49.51। तो यहाँ पे जो 7% का गैप है, ये भी 3% तो कम होगा, यहाँ गैप रह जाएगा। और नवादा में पिछली बार भी 49.73 ही हुआ था। इस बार 43.21 7 बजे तक का आंकड़ा है और बिहार में तो आपको पता है, 2 दिन तक आंकड़े रिवाइज़ होते रहते हैं। नहीं, नहीं, फिर मैं 55.25 जमुई, जमुई में 55.25 और 47.09 7 बजे का आंकड़ा अभी का है। जी। देखिए सर, आपने मुझसे विश्लेषण के लिए पूछा है, तो मैं नवादा का विश्लेषण आपको एक शब्द में बता दूं। हुँ, जिस मैसिव अंदाज में मुसलमानों ने और यादवों ने वोटिंग की है, और परसों की जब अपील हुई थी तेजस्वी यादव की, कि देखिए, जिस परिवार को हमने पाला पोसा राजनीतिक रूप से, वो परिवार ही आज हमारे आगे खड़ा हो गया है निर्दलीय बन करके। उसके बाद यादव एक साथ लामबंद हुए और वो आज ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया है। विवेक ठाकुर के लिए ये सीट सर्टेनली फंसी हुई है। 3-1 तो मुझे अभी ही दिख रहा है, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का ही नंबर कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी एक और कांड हुआ है आज 4 बजे के बाद, औरंगाबाद के लिए बताऊं। औरंगाबाद में सुशील सिंह वर्सेस अभय कुशवाहा थे। बड़ा दाव पेच ऊपर नीचे करके राजद ने कुशवाहा को टिकट दिया, सोचा कि लौकुश समीकरण का वोट काटेगा, ठीक है। लेकिन जो ये ट्विटर और सोशल मीडिया पे राजपूत नाराज है, क्षत्रिय नाराज है, ये जैसे ही उनको पता चला 12-1 बजे तक कि थोड़ा पीछे चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, एकदम से 3 बजे शाम के बाद कहानी बदली औरंगाबाद सीट पर। और ठोक करके, वैसे भी बिहार का चित्तौड़गढ़ इसको कहते हैं, ठोक करके उन लोगों ने वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में। तो नाराजगी गई तेल नेले घुइया के खेत में। इसके बाद गया की सीट, अच्छा, हाँ। गया की सीट इसके बाद गया की सीट पर जीतन राम मांझी सर्टेनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जमुई पर भी अरुण भारती जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं। वो दिख रहा है, क्योंकि
हुआ क्या ना कि ये लोग जल्दीबाजी कर गए। राजद के लोगों के साथ और कैडर के साथ एक प्रॉब्लम है। व्हेन दे सेंस विक्ट्री, उससे पहले ये सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। और इनका सेलिब्रेशन तो संजय सर आपको पता है किस प्रकार का होगा। वही देखिए, जमुई में बुजुर्ग को धो दिया, उसके बेटे को धो दिया। सो 12-1 बजे से ही वो सर्कुलेट होना शुरू हुआ। उसके बाद शाम के 4 बजे के बाद एकदम से पासवान और बाकी नीचे के तबके के और बाकी वोटरों ने झाड़ के वोटिंग की। हालांकि जमुई टफ सीट है, लेकिन फिर भी साफ-साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो जमुई में बीजेपी की तरफ रुझान, मतलब एलजेपी एनडीए की तरफ रुझान वो दिख रहा है। 3-1 बिहार। जी। जी, अब हम चलते हैं जो अत्यधिक रोचक और एक क्षेत्र है, और जो इस बार जो 102 हुए हैं, लेकिन 102 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के भी बहुत समाचार आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, यानी तमिलनाडु के बाद सबसे अधिक जो शेयर था वो उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी भाग का था, जिसमें 8 सीटें जा रही थीं। और उन 8 सीटों के बारे में भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो उनका टर्नआउट का जो अंतर है। नीचे चलें, नीचे, हाँ, ये आ गया सहारनपुर। अ, ये 7 बजे के आंकड़े हैं, इधर पे आप देख रहे हैं 2024 के, और 70.87 और 73.68। कैराना 67.45, 61.17, मुजफ्फरनगर 68.42 और 54.91। यहाँ काफी कम है, काफी कम दिख रहा काफी है। कम है, ये काफी कम है। मेकअप नहीं होगा, इसका मतलब नहीं यहाँ होगा। लगभग 10% की कमी रह जाएगी। और बिजनौर 66.22, 56, ये भी काफी कम है। और नगीना 63.66, 59.17, ये बराबर सा छूट जाएगा। मुरादाबाद 60.546, 59.32। सर ये रामपुर 63.19, 52.42। यहाँ पर मुसलमान दोनों स्थानों पर उदासीन बताए जाते हैं। पीलीभीत 67.41, 60.23। जी, आप क्या कहेंगे इस टर्नआउट के बारे में, ओंकार जी? देखिए, एक तो गर्मी रही है और दूसरी बात ये है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह भी एक रणनीतिक भूल कर रहे हैं इस पूरे चुनाव में शुरू से। वो जो 400 पार का नारा देकर के अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पूरे कैडर को उन्होंने एक तरीके से सुप्त और संतुष्ट सा कर दिया है। बहुत सारी जगहों से ये सूचनाएं हैं कि इस बार इनके संगठन ने, इनके कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में जो पर्चियां भेजते थे कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमें ही मतदान करेंगे, वो पर्चियां भी लोगों तक नहीं पहुंची है। और ओवरऑल मिलाकर के ऐसा लगता है कि इनके कार्यकर्ता भी, इनके नेता भी सब ये मान करके बैठे हैं कि जब मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि वो तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और 370 तो अकेले बीजेपी ही लेकर के आ रही है और वो काम तो नरेंद्र मोदी जी का ही है, हमारा अब कोई खास काम बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही संतुष्टि का भाव आ गया है। वरना 2014 में भी और 2019 में भी हम लोगों ने ये देखा है कि आखिरी समय तक भी, यानी पहली शाम तक ही नहीं, जिस दिन मतदान हो रहा होता था, उस समय भी हर घंटे ये देखा जाता था बूथ पर जाकर के कि कितना टर्नआउट हो गया है, कितने मतदाता बाकी हैं, और उनको जाकर के संपर्क किया जाता था, फ़ोन किया जाता था उनको, मतलब विजिलेंट किया जाता था कि भई आप निकलिए, समय हो रहा है, वोट डाल कर के आइए, इसके बाद भोजन करिए या आराम करिए। लेकिन इस बार चूँकि एक तो ये जी। फ्राइडे को मतदान है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हुँ। 3 जो हैं लोगों ने मान लिया कि छुट्टी के दिन हो गए हमारे 3 दिन। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने परिवार के साथ हाँ, गाड़ियों में बैठ कर के निकल लिए कि साहब चलो छुट्टी मनाने चलते हैं, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमें ज़्यादा चिंतित कर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए। आने वाले जो 6 चरण हैं,
उसके लिए उन्हें अपने पूरे कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कसना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि वो 370 का आंकड़ा या 400 का आंकड़ा हम क्यों दे रहे थे और आप लोग इससे संतुष्ट होकर के मत बैठिए, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कई बार दोनों तरफ से भी काम करता है। जैसे कि जो मुझे जानकारी मिली है रामपुर और मुरादाबाद में, वहाँ जो उदासीनता है, वो मुस्लिम मतदाता में अधिक देखी गई। उनके संभवतः उनको ये लग रहा है कि भाई ये तो जीत ही रहे हैं, हम क्यों ज़बरदस्ती पंगा लें। वैसे भी योगी जी जो है वो काफ़ी टाइट रखते हैं सबको, तो नहीं, इसलिए उदासीनता भी देखने को मिली है। नहीं, इसका एक और कारण है संजय सर। संजय जी वो जो फैक्ट है ना, हुँ, एक और जो फैक्टर है वो आजम खान और अखिलेश यादव के आपसी खींचातानी का, तो रामपुर और मुरादाबाद में उस वो भी देखने को मिल रहा है। और आज तो जब हुँ, वोटिंग चल रही थी तो 2 घंटे के भीतर ही एसटी हसन ने एक बयान जारी कर दिया। हुँ, उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हुँ, उसका अपना खेल हो गया है क्योंकि एक सिटिंग एमपी का आपने टिकट काटा है और किसी के कहने पर काटा है या किसी को ओबलाइज करने के लिए काटा है, रुचि वीरा को आप बाहर से लेकर के आए हैं मुरादाबाद में, तो लोगों में एक उदासीनता का भाव इसलिए भी है और आजम खान का भी जो अपना थोड़ा बहुत बचा-खुचा कार्यकर्ता या उनके जो करीबी हैं, मुझे लगता है कि उनमें भी एक उदासी का भाव है, तो इन 2 सीटों पर वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभिषेक जी आप कुछ कह रहे थे? तीसरा इम्पैक्ट भी है। योगी बाबा ने बुर्के बहुत उतरवाया। सो वोट में क्या हुआ कि डिले हुआ है। सर सच बोल रहा हूँ सर। एक नहीं तो आप वो तो दिख रहा था आज। एक तो आप सच। इस तरह से योगी जी को प्रस्तुत ना किया करें। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है लॉ एंड वो जो चेहरों से बुर्के हटवा करके अरे! देखा गया है, वो वो भी महिला पुलिस हटा रही थी, योगी जी थोड़ी महिला हटा रहे थे। पुलिस हटा रही थी सर। मेरे महिला कहने का पुलिस वालों मतलब ने लॉ एंड हटाया ऑर्डर है के वो। संदर्भ मैं मेरे हाँ, कहने का मतलब था उनका आदेश था कि फेक वोटिंग ना पड़े। हुँ, अगर सलमान नज़मा का बुर्का ओढ़ करके नज़मा का भी वोट डाला है तब तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई ना। सो ही मेक श्योर कि वो हो। लेकिन एक चीज और है जो हुआ है उसको भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप देखिए आज फ्राइडे है, आपने सैटरडे संडे की बात की। पीवीआर आइनॉक्स ने मूवीज टिकट एक के बदले दो किए, बहुत प्राइस कम किए। ये सब एक ग्लोबल अलग ढंग से खेल चल रहा है और वो सब जगह पे ये दिख रहा है। आज भी अ, हर जगह लोग फिल्म देखने निकल गए जबकि उनको वोट अब करना आप था। देखिए हमारे जो बिरादर लोग हैं, वो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब फ्राइडे में आपने चुनाव इसलिए कराया है कि आज हमारा जुम्मा है और हम लोग जो है वो वोट देने जल्दी नहीं जा पाए। नहीं, नहीं मुझे लगता है कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश के जब सीटों पे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका हम उत्तर देंगे एक-एक करके। लेकिन एक जो कैडर का मोबिलाइज़ेशन होता है, कै जो ओंकार सर बोल रहे थे कि ये या फिर मैंने जो कहा कि ये 400 पार वाली वोटिंग तो नहीं है और डेफिनिटली 400 पार का नारा समव्हेयर बैकफायर आ रहा है। क्योंकि मुझे आज नवादा में, जमुई में, औरंगाबाद में गया में 5 लोग मिल गए, 5 मुसलमान मिले जो कहे कि हम जीतन राम मांझी को वोट देंगे। लेकिन बाकी जगहों पर हमें एक भी मुस्लिम वोटर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वो एनडीए को वोट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट तो नगीना छोड़ करके एक तरफा गए हैं। नगीना का दूसरा कारण रहा है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो। किंतु एक चीज स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को रणनीति तो बदलनी पड़ेगी सेकंड फेज को लेकर के। ये पक्का है क्योंकि कई जगह पे तो आपने स्वयं भी इसको दिखाया डेटा के जरिए कि वोटिंग एक्सपेक्टेड लाइन से कम हुई है। हालांकि मैं राजस्थान में हुई वोटिंग को लेकर के खास करके जयपुर वालों को बधाई दे रहा था। शहरी क्षेत्र में आप लोग गजब वोटिंग कर दिए, गंगानगर अरे में साहब गजब वोटिंग की है, मैं तो 7 बजे चुरू वोट में करने आ गजब गया था। वोटिंग हो गया। हाँ, चलिए राजस्थान में राजस्थान तो पे भी बाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश जी आपने नगीना के विषय में कुछ कहा, नगीना के विषय में ओंकार जी से भी पूछते हैं। नगीना में देखिए क्या नगीना के आपके बारे हिसाब से क्या स्थिति? क्योंकि नहीं नगीना नगीना के अकेली
है जहाँ चतुष्कोणीय संघर्ष है। नगीना में ये जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है, ये लूजर साबित होने वाले हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से अपना आपा खो रहा था और जगह-जगह शिकायतें करता घूम रहा था, उससे ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वो समझ चुका है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है। और मुझे लगता है कि नगीना में भी, वैसे तो अभिषेक जी के पास भी सूचनाएँ होंगी, पर मेरे पास जो सूचना है, इस बार नगीना भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये आठों की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अभिषेक जी, नगीना के बारे में आप क्या कह रहे हैं? नगीना में ओम कुमार जी इसलिए आगे नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत मार्वेलस था। नगीना में इसलिए आगे है क्योंकि चंद्रशेखर को मुसलमानों के वोट पड़े हैं सर, और है, अच्छे ये बात खासे सही पड़े है। हैं। 70% अच्छे पड़े। खासे पड़े हैं, 30-35% पड़े। हमें तो 70% बताया गया। आपको लेकिन पता होगा 70%, लेकिन दलितों के मुझे वोट नहीं पड़े। मैं अभी वही आ रहा हूं कि दलितों के वोट नहीं पड़े, मुसलमानों के पड़े। मुसलमानों के पड़े तो कांग्रेस को डैमेज हुआ, सॉरी, इनको डैमेज हुआ। अब नगीना को लेकर के जो मनोज कुमार फील कर रहे थे कि मुसलमान देंगे, तो अगर मैं कह रहा हूं 35% का डेंट लग रहा है, जहां तक 3 बजे तक का मेरे पास आंकड़ा था। वहां पे हमारा मित्र है, आज तक में बहुत अच्छा मैं काम करता आपको है। सामने आंकड़ा दिखा रहा हूँ ना। जी, तो ये उसने 7 बजे का आंकड़ा है, 63.66, 59.17। इसका मतलब लगभग बराबर है, 2019 के लगभग बराबर मान लीजिए इसको। मैंने वोटिंग नहीं कहा सर, मैंने कहा सिर्फ मुसलमानों की वोटिंग मैंने बोली। हुँ। मुसलमानों का वोट चंद्रशेखर को 35% गया है, यानी हुँ। मनोज कुमार को सिर्फ 65%, लेकिन लॉस जो है उनको 70% का है। ये ओम कुमार जी के लिए संजीवनी, मुझे लग रहा है कि एक क्लोज मार्जिन में ओम कुमार ये सीट निकाल रहे हैं, और वो बदहवासी, वो नाराजगी शाम के 6 बजे तक फिर मनोज कुमार के कैडर और इन सब में लोगों को, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वालों में वो दिखने लगी थी, फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा था। वो समझ में नहीं आ रहा था चंद्रशेखर को कूटे या फिर बीजेपी के साथ उलझे, उन्हें लगा, पता चल गया। लेकिन एक चीज और हो गया कि मुस्लिम के इस वोट के कारण चंद्रशेखर अगले चुनाव के लिए एक नेता के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता। जी, हाँ, तो ये बहन जी के लिए चिंता की बात है निश्चित रूप से, लेकिन बहन जी ने निश्चित तो रूप डायरेक्ट वहाँ पे अटैक किया था। आकाश आनंद ने सीधे-सीधे चंद्रशेखर को अटैक किया था, और से। ये भी लोगों को बड़ा अजीब लगा। नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है। तो अब सुरेंद्र पाल जी को बुला के बोला था कि इधर आइए, हमारे सुरेंद्र पाल खड़े हैं, इनको वोट करना है ना। हुँ। आइए और चलते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ साहब? पश्चिम बंगाल में तो धमाल हो गया। अद्भुत, अद्भुत। ये क्या होता है ना, संजय सर, मैं आंकड़े 1 मिनट निकाल लूं उसके। पश्चिम बंगाल के मैंने आंकड़े निकाल रखे थे आप ही के शो के लिए। मैं ये देखिए सामने हैं आंकड़े, आप देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, मैंने वो दूसरे वोटिंग पैटर्न और क्यों क्या बदला है। हुँ। जो यूपी में इनको योगी राज में स्थिरता मिली ना, रिलैक्स होकर के जी रहे हैं ना, क्राइम नहीं है ना, बीजेपी में भी एनडीए का आ गया, वो बंगाल वाले हिंदुओं को नसीब नहीं था। इसलिए वो एंगर का वोट था, वो वाटरशेड मोमेंट है। और कूच बिहार में तो रिजल्ट 1 बजे तक ही एक तरफा हो गया था। दोपहर 1 बजे तक ही, सॉरी, हाँ, कूच बिहार में, जहां पे निश्चल प्रमाणिक खड़े हैं। इतना वन साइडेड वोटिंग कूच बिहार में हुआ है, जिसको लेकर के मैंने फोन किया उनके कुछ सहयोगी हैं उनको, कि ये क्या हो रहा है कूच बिहार, इतनी मैसिव वोटिंग सुबह से। टीएमसी वाले नजर नहीं आ रहे, तो टीएमसी वाला इतना लोगों को देख करके, हुजूम को देख करके, वो वोटर को भी देख के भाग गया वहां से। कई बूथ से टीएमसी वाला गायब हो गया है कूच बिहार में। मैंने बोला वेल, डॉक्टर जयंत राय जलपाईगुड़ी से और मनोज तिग्गा, पिछली बार भी वैसे ही 3-0 ही था, और इस बार भी जो ये दिख रहा है बंगाल को लेकर के, ये 3-0 ही है। जी, यहाँ यहाँ तो स्पष्ट है, और जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे टीएमसी वाले, ऐसा ही लग रहा था। फ्रस्ट्रेशन अब वाला वो दिख रहा था। जी, अब आप कहें तो हम राजस्थान की भी बात कर लेते हैं।
अब मैं आपसे पूछने वाला था सर। इरशाद, आप इरशाद। राजस्थान में देखें, राजस्थान में तो कुछ स्थानों पर वोटिंग बहुत कम हुई है और मैंने चेक किया था, वोटिंग कम करने का जो कम होने का कारण जो यहाँ पता चल रहा है, वो देखिए एक तो वोटिंग गंगानगर में बहुत कम हुई है। नॉर्मली वहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो वोट सबसे अधिक डालते हैं। वहाँ बहुत कम वोटिंग है, वहाँ कम वोटिंग का कारण ये भी है कि लो की कॉन्टेस्ट है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये तगड़े जो हैं वहाँ के खिलाड़ी नहीं हैं। एक नई लेडी को टिकट दे दिया गया है वहाँ से। तो ओवरऑल तो बीजेपी के फेवर में ही है, लेकिन जो बिल्कुल एक तरफा होता वो आ गया है कॉन्टेस्ट में, मतलब 1 लाख के आसपास। क्योंकि नॉर्मली राजस्थान में जो पिछली 2 बार से हो रहा है वो ये है कि भाई 3 लाख से कम जो मार्जिन होती है उसको फिर मार्जिन नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ये तो कॉन्टेस्ट हो गया, तो यहाँ कॉन्टेस्ट हो गया है। मतलब प्रियंका बालन जी जीतेंगे किसी तरह से। तो मतलब वो 1 लाख के आसपास से ही जीतेंगे ना, तो कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। राजस्थान में टैक्स का मतलब कॉन्टेस्ट। राजस्थान के हिसाब से कॉन्टेस्ट हो जाता है। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ। ये बिहार थोड़ी है, जहाँ नहीं, 15,000 भी नहीं, कहते हैं अरे भारी भारी बहुमत से जीते। सही बात है। हम लोग 40,000 भारी बहुमत मानते हैं। बीकानेर बिहार। क्लियर है। चूरू में जो कॉन्टेस्ट था वो अब वो क्लियर समाप्त। हो गया है। हम्म, झुंझुनू में जो बीजेपी पीछे थी अब वो कॉन्टेस्ट हो गया है, बीजेपी आगे हो गई है। शुभकरण सीकर में चौधरी जी। शुभकरण चौधरी, सीकर में कभी वहां पे कॉन्टेस्ट था ही नहीं, वो एक तरफा थी। जयपुर रूरल में भी चुनाव अच्छा लड़ा है कांग्रेस ने, लेकिन जीतने की संभावना नगण्य है। जयपुर में तो, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जयपुर में लोगों ने जम के वोट दिया। ये 61.23 या 65 पहुंच जाएगा जो दिख रहा है इसमें। और मतलब इस बार आप मैं रिकॉर्ड बनाएंगे जयपुर वाले कि देखो ऐसा बिल्कुल, है, अब देखिए 4 मैं लाख भी के पहुंच गया मार्जिन था, से। 7:15 बजे वोट देने पहुंच गया था मैं। हाँ, वो तो मैंने रिट्वीट किया था सर, लेकिन वो जो मुझे सरप्राइज लगा और वोटिंग उस देख समय करके। उस समय तक क्यूज बनना शुरू हो गई थी। और जो हमारी जो असेंबली सेगमेंट है उसमें 60% से ऊपर वोट हो चुका था हम्म, जब मैंने देखा था 5 बजे 7 बजे। अलवर भूपेंद्र यादव कोई समस्या नहीं है। भरतपुर भरतपुर भी कॉन्टेस्ट में है वैसे, लेकिन बीजेपी आगे है। करौली रामस्वरूप धौलपुर जीत जाएंगे सर, जहां तक मेरे पास अपडेट है। रामस्वरूप जीत जाएंगे हाँ, कॉन्टेस्ट। वहाँ दूसरी तरह का चलता है। वहाँ एक्चुअली क्या है कि वो विषय संजना वहाँ जाटव वाला मामला जो मतलब रिजर्व सीट वहाँ होने की वजह से। जाट वर्सेस जाटव जो है वो बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है अच्छा और अच्छा उसको अच्छा। ब्रिज करने के ये प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ से कभी भी जाटव को टिकट नहीं देती है बीजेपी, हमेशा नॉन जाटव को वोट टिकट देती है। यहाँ रामस्वरूप कोहली को दिया, यहाँ अधिकतर ये कोहली इत्यादि को ही ये लोग देते हैं टिकट। ये इस प्रकार की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। धौलपुर। भरतपुर हो गया, करौली धौलपुर। करौली धौलपुर। हम्म, करौली धौलपुर क्लियर है। दौसा जो है वो फंसी हुई है और बहुत तगड़ी फंसी हुई है दौसा। तो दौसा के बारे में क्लैरिटी अभी नहीं है। ये 50-50 वाली सीट है। ये 2-3 दिन बाद जब सारे लोग आएंगे, पार्टियां आएंगी, वहां से और लोग आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि दौसा की क्या स्थिति है। 1 तारीख नागौर को जो बात। है, नागौर जो है वो अब कॉन्टेस्ट नहीं रहा। हनुमान बहुत पीछे चले गए। तो ये 12 में से मैं कहूँगा कि 11-0 और 1 इन कॉन्टेस्ट। हाँ। उत्तराखंड भी ये क्लियर है। उत्तराखंड में वैसे ही कोई समस्या नहीं है, तो उत्तराखंड तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली डिस्कस ही नहीं करते हैं। लेकिन अब वोटिंग जो वहां भी कम हुई है। एक एक चीज है सर, जो मुझे हाँ, बुरा लग रहा है ना, कि आप देखिए कि राजस्थान में भी गंगानगर में वोटिंग कम हुई, उत्तराखंड में भी वोटिंग कम हुई, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश के भी कई लोकसभा सीट पे कंपैरेटिवली कम हुई। तो
ये इतने रिलैक्स क्यों है संजय सर कि मोदी जी आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, हम 4 लाख वोट से जीत जाएंगे, फिर 5 साल घूमेंगे, फिर अगली बार मोदी जी आएंगे? कब तक ये वाला चलेगा? ये आपसे और ये ओमकार है सर ना, से मेरा आपने देखिए ना कैसे, आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल ले लीजिए। ओंकार जी बताएंगे, संजीव बालियान ने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया सबको कि वो झगड़ा शुरू हो गया। वो पूरी तरह देखिए, से टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात ही तो थी। संजीव बालियान को लेकर के शिकायतें हैं लोगों की कि थोड़ा इधर एरोगेंसी आ गई है। शुरू में संजीव बालियान के साथ ऐसा नहीं था। देखिए, जब आपको आप किसी पार्टी और ख़ास तौर से एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, जो सेंटर में जो है पावर में है, और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनके नाम पर ही मतलब काफ़ी वोट इधर आ जाते हैं, तब आपको उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, आचार-विचार से कुछ तो कम से कम सीख लेनी चाहिए। अब आप कोई ऐसी टिप्पणी कर दें या कोई आपका ऐसा व्यवहार हो जाए कि आपको टिकट तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें शुरू हुई हैं, और संगीत सोम वो भी इन्हीं की नस्ल के हैं एक तरीके से। मतलब जितना ये भड़कते हैं, वैसे ही संगीत सोम भी जो है चर्चित रहे हैं। तो संगीत सोम ने जो रायता फैला दिया था बयानबाजी करके, उसी का नतीजा है कि सरधना क्षेत्र में जो राजपूतों के 24 गाँव हैं, 24 ही बोलते हैं उसको। लास्ट समय में आकर के योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से और राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप से संगीत सोम ने बयान भी दिया, वोट करता हुआ भी दिखाई दिया, सारे काम हुए। लेकिन जो एक उदासीनता रही है इन 24 गाँव के लोगों की, वो नुकसान पहुँचा सकती है। पर इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी कि संजीव बालियान हार जाएँ और हरेंद्र मलिक जीत जाए। इसकी वजह बताता हूँ। हरेंद्र मलिक हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, और ये जाटों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए तैयार करना, ये संभव नहीं है अभी भी। 2013 की जो घटनाएं हैं मुजफ्फरनगर की दंगों की, और जिस तरीके से जाटों को सताया गया था आजम खान के इशारे पर, और जिस तरह की उस समय शासन चल रही थी अखिलेश के नेतृत्व में, उसको अभी भी मुजफ्फरनगर के जाट भूले नहीं हैं। तो वो तो भूल जाएं ऐसे लोग जो इस तरह की हवा बना रहे हैं कि साहब। और एक बड़ा फैक्टर ये है कि अब जयंत चौधरी साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो पिछली बार जाटों के वोट बटे थे, और अजीत सिंह ने अच्छी खासी टक्कर दी थी। मतलब हार जीत का अंतर ही कितना था, 5-7 हजार का मुश्किल से था, शायद 5300 वोटों का था। तो इस बार कोई कारण नहीं है कि संजीव बालियान हारें, पर ये घटना ये आपको सीख देती है, ये सबक देती है कि आपको बेवजह के पंगे किसी बिरादरी से या किसी से भी नहीं लेने चाहिए। एंड टाइम पर आकर के वो आपके कम से कम पसीने तो निकलवा ही सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब चलते हैं जो सबसे अधिक जिसके ऊपर इस समय चर्चा हो रही है, और वो है तमिलनाडु। मुझे तमिलनाडु लगा के जो महाराष्ट्र बोलेंगे। महाराष्ट्र तो वैसे तो चलिए पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जो 5 वहाँ के हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 6 मध्य प्रदेश में, और 6 मध्य प्रदेश का भी मेरे पास समाचार है। वो अ, एक तरफ़ा है, छिंदवाड़ा इंक्लूडेड। नहीं सर, एक और सीट फंसी हुई है। 1 मिनट में एमपी का निकाल लूं। मांडला। मांडा, फग्गन सिंह बहुत मुश्किल में है, और वहां भी मुश्किल में कारण है वही है। लेकिन अब देखिए सर, अब हम लोग तो आज के संदर्भ में जो हमारे पास आंकड़े 3-4 बजे तक के होते हैं, तो मुश्किल में है। अब वो निकल जाए बात अलग है, लेकिन ये सीट फंसना, ये वो भी जब नहीं, विधानसभा में इस मैं प्रकार की आपको विक्ट्री एक बात मिली है। बताऊँ, मांडला जो थी हफ्ते भर पहले तक हारी हुई सीट थी। मैं कुछ और कहना चाह रहा था सर, आपने रोक जी। दिया बोलते बोलते। मैं कह रहा हूं सर, मांडला की सीट जो विधानसभा में रिजल्ट के बाद आया, उसके बाद भी
2 महीने पहले, महीने भर पहले हारती हुई नजर आ रही बीजेपी, उसके बाद फंसी और अभी भी एकदम नेक टू नेक है। ये क्यों? पहला कारण कार्यकर्ता की उदासीनता, फिर वही बात 400 पार का नारा और फग्गन सिंह भाई साहब, मोदी जी आएंगे जिताएंगे, हम क्यों घूमे? हम क्यों घूमे 5 साल? तो भाई नहीं घूमिएगा तो ये होगा। अब आपका क्या है, आप तो हार जाएंगे, लेकिन राष्ट्र क्यों झेले आप लोग के इस प्रकार की चीजों से? मोदी जी का जो विजन है अगले 20 सालों के लिए, वो क्यों समस्या में है? इस प्रकार की जो चीजें कुछ बीजेपी के नेताओं के अंदर, जो ओमकार सर बोल रहे हैं, एरोगेंस आ रहा है, ये चीजें आ रही है, विच इज नॉट गुड। मुझे लग रहा है कि ये चीजों को एड्रेस करना समय पर बहुत आवश्यक है, इसके पहले डिले हो। जी। छिंदवाड़ा के बारे में क्या कहेंगे? जीत रहा है सर नकुल, मैं क्यों झूठ बोलूं, छिंदवाड़ा नकुल जीत रहा है। आखिर समय में इन लोगों मेरे ने पास समाचार ये है कि नकुल हार रहा है, वो अपने वोट नहीं डलवा पाया। देखते हैं फिर 1 तारीख को। मेरे पास जो अपडेट है वो तो छिंदवाड़ा मेरे ख्याल से नकुल जीत रहा है, बाकी सीटों पर बीजेपी आराम से जीत रही है। ये 2 सीटें फंसी हुई थी। महाराष्ट्र की जो 5 सीटें हैं उसमें मेरी सूचना के अनुसार वो 5 क्लियर है। 1 सेकंड मुझे निकाल लेने दीजिए। गढ़चिरौली, अशोक तेते, भंडारा गोदिया, सुनील बापूराव, नागपुर में डिस्कशन करना भी मेरे मुंह पे तमाचा होगा, नितिन गडकरी जी वहां पे खड़े हैं। चंद्रपुर वाला थोड़ा फाइट है सर, 60-40 लग रहा है सुधीर मुंगटीवार को लेकर के। एक चंद्रपुर की सीट हमारे हिसाब से फाइट में है। वहां पे राजेश बेटा खड़े हैं ना वीबीए से, तो वो थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा फंसा हुआ है चंद्रपुर। बाकी तो 4-1 इज में तो कोई डाउट नहीं है, 5-5 भी हो सकता है जी। जी। आइए अब चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत ही मामला इंटरेस्टिंग हो गया है और तमिलनाडु में सबसे पहले मैं बताऊं, जो आंकड़े आ रहे हैं तमिलनाडु में, आंकड़े जो हैं वो तमिलनाडु से जो लोकल आ रहे हैं वो लेटेस्ट आ रहे हैं, यहाँ अपडेट थोड़े स्लो हो रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अन्नामलाई की सीट पे, कोयम्बटूर पे। तो कोयम्बटूर की सीट पे जो इस समय का जो अपडेटेड आंकड़ा आ रहा है, जो इसने दिया हुआ है, वो है 62.11। लेकिन जो अपडेटेड आंकड़ा मेरे पास है वो कह रहे हैं कि साहब 71.17% पोलिंग वहाँ पर अभी तक बता दी गई है ऑफिशियली, और 2019 में ये 63.84% थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8% का जंप है। और भी देखें, मैं जैसे और वेल्लोर एक ले वेल्लोर चलते हैं आपको, वेलोर। वेलोर नीचे होगी शायद, या ऊपर है, ऊपर है, ऊपर 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 ऊपर। वेलोर, वेलोर में पुराना आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ भी बढ़ा है परसेंटेज। और चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई साउथ में कमाल हो गया है। कमाल हो गया है, और दोनों जो हैं कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत रहे हैं। यहाँ पर डीएमके का काडर जो है वो उदासीन रहा है, हो रहा है पता नहीं। मुझे पता है किस बात की खुशी है सर, अन्नामलाई ने 100% स्ट्राइक वाली पनौती को तोड़ दिया। मतलब इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी तोड़ा था नोएडा वाला, फिर पीएम ने तो कई बार तोड़ा, लेकिन अन्नामलाई जी ने बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया वोटिंग से पहले, और मैंने ट्वीट किया था, सर वोटिंग के दिन तक तो रुक जाना था, पर जो आज इलेक्ट्रीफाइंग था सर, मतलब कोयम्बटूर में ऐसा लग रहा था कि ध्वस्त कर देंगे। जिस प्रकार से अन्नामलाई जी के लिए एकदम था कि जिताना है, ये ये वो मोमेंट है। मैं वही कहता हूं कि ये वो मोमेंट है जो 2014 में हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए देखा था। 2019 में उत्तर प्रदेश के समय लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा, जब मायावती और अखिलेश यादव एक हो गए,
तो आप देखिएगा आंकड़े निकाल करके कि हिंदू इतना रिजिड होकर के कहीं भी था, 7 समंदर पार था, विदेश में था, टिकट कटा के सिर्फ वोट करने आया था। ये वो मोमेंट हम तमिलनाडु में देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि सर चुनाव होता है, कैडर कराता है, पब्लिक के अंदर ये हो कि भाई जिताना है, जुनून उत्साह कराता है। वो तमिलनाडु में हुआ। डीएमके वाले तो सदमे में है चेन्नई साउथ को लेकर के, ये क्या हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि वेल्लोर में, कोयंबटूर में या फिर चेन्नई में भी साउथ में जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज राइज हुआ है, ये तो निश्चित है कि तमिलनाडु के अंदर किले का पहला द्वार लात मार करके अन्नामलाई ने तोड़ दिया और वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं फ्रेम में, अब मुझे देखो मैं क्या क्या करता हूं यहां पर। ये बहुत मेरे लिए आज के एक जो है मोमेंट सुखद था, जो कोयंबटूर और वेल्लोर और चेन्नई साउथ में मैंने देखा है। जी जी, तो अभी-अभी मैं देख रहा था, अन्नामलाई का बयान देख रहा था। अन्नामलाई ने बयान दिया है कि बीजेपी विल क्रॉस 25% वोट शेयर एंड एनडीए विल क्रॉस 35% एंड वी विल गेट डबल डिजिट सीट्स। ओंकार जी, आपको क्या सोचना है? देखिए, मैं तो अन्नामलाई को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए देख रहा हूँ मोदी की कैबिनेट में। और ये एक बहुत बड़ा संदेश मोदी देने वाले हैं तमिलनाडु को भी और दक्षिण की राजनीति को भी। अन्नामलाई एक ऐसा सितारा बनकर के उभरा है तमिलनाडु में बीजेपी के लिए, जिसमें असीम संभावनाएं हैं। जब आप लोग चेन्नई की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे वो सारे दृश्य अ, मेरी आंखों के सामने उभर रहे थे, जब प्रधानमंत्री का वहाँ रोड शो हो रहा था और सड़क के दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए थे, अलग-अलग उम्र के लोग थे, जिसमें बच्चियाँ भी थी, नौजवान भी थे, नौकरी पेशा भी थे, वृद्ध भी थे, वृद्ध महिलाएँ भी थी, जो मोबाइल फ़ोन से न केवल उन क्षणों को और नरेंद्र मोदी के रोड शो को कैप्चर कर रहे थे, बल्कि उनके चेहरों पर, उनकी आँखों में जो चमक थी, जो एक उत्तेजना, जिसको उत्तेजना नाम देना सही नहीं होगा, जो एक एक उत्साह कह सकते दीवानगी हैं। का। हाँ, बिल्कुल। और ये क्यों है संजय जी? हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा कि ये आँखों में चमक और ये मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास वहाँ उमड़ रहा था, कोयंबटूर में भी यही दृश्य हमें देखने को मिले थे। कोयंबटूर में भी जब वो रोड शो कर रहे थे, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब, जो द्रविडियन पार्टियां हैं, अब उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है ये तमिलनाडु जो है वो घूमता हुआ रह गया है। यही बात तो उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी कि सपा-बसपा, एक बार वो, दूसरी बार वो। इस दुष्चक्र से उत्तर प्रदेश उभर गया है, तो अब तमिलनाडु के उभरने के दिन आ गए हैं। दोनों ही, अन्ना डीएमके हो चाहे डीएमके हो, दोनों के प्रति ही वहाँ के लोगों का मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वहाँ सनातनियों को गाली दी गई है, जिस तरह की एक बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने की कोशिश की गई है, और जिस दुष्चक्र में वहाँ की दोनों पार्टियां फंस गई हैं, और भ्रष्टाचार भी वहाँ चरम पर है। और इधर जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम की, और जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये कहा जाता है, और आप तो चूंकि इतिहास के शोधार्थी और छात्र भी हैं संजय जी, आपसे बेहतर कौन जानता है कि तमिलनाडु में जितने भव्य और दिव्य मंदिर हैं, और जिनको कभी कोई उतनी क्षति नहीं पहुंचा पाया, मुगल काल में भी और विदेशी आक्रांताओं के हमलों के समय भी, तो वहां पर वो तो चीजें हैं, धार्मिक तत्व तो है, धर्म के प्रति आस्थावान तो हैं, पर जिस तरह की राजनीति वहां पिछले कुछ दशकों में हुई है, तो वो लोग दबे हुए थे। और मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की स्पार्किंग हम कहीं देखते हैं, उसे कोई संभावनाओं वाला
एक नेतृत्व दिखाई देना चाहिए। और इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे रामेश्वरम गए हों, चाहे दूसरे मंदिरों में गए हों, वहाँ जिस तरह का उन्होंने भक्ति भाव दिखाया, जिस तरीके से सिंगोल की नई पार्लियामेंट में स्पीकर के चेयर के पास स्थापना की, पूरे भक्ति भाव से, पूरे धार्मिक तौर तरीकों से, जिस तरीके से उन्होंने काशी में तमिल संगमम के कार्यक्रम करवाए, इससे भी एक ये भाव गया है उनमें कि साहब ये नेतृत्व हो सकता है जो हमें इन लोगों के चंगुल से निकाल सकता है। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में जो भी बदलाव हम होते हुए देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह यही है। यहीं पर आज के इस शो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद रिकॉर्ड कायम करवाने के लिए। अभिषेक जी और ओंकार जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद रिकॉर्ड कायम करवाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम।